अभी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये भी आज की एक बहुत बड़ी खबर है। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब केंद्र सरकार वर्ष 2021 में तीनों कृषि कानून रद्द कर चुकी है, तो फिर ये सारे किसान दोबारा से दिल्ली में आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि पहले जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कृषि कानून आए थे और ये विरोध कर रहे थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने और इस सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया, तो फिर अब ये नया आंदोलन किस लिए है, तो उसका जवाब जानिए। उससे पहले लेकिन आप ये देखिए कि आज जब पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने ड्रोन से प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, तो प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर भी पथराव किया। और इसी तरह का तनाव पंजाब के संगरूर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार दिन भर बना रहा। पुलिस और किसानों के बीच यह टकराव आज दिन भर देखने को मिला। कुछ तस्वीरें अब आप आज की दिन भर क्या क्या होता रहा वो देखिए। लगातार आंसू गैस के गोले जेडे वो छड्डे गए ने। किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही। तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ धुआं धुआं है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे, भगदड़ मची हुई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा टीयर गैस सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार भीड़ को आगे किया जाता है, फिर पीछे भीड़ को पीछे छोड़ा जाता है, भीड़ फिर आगे आ जाती है। तकरीबन 2 घंटे से लगातार इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ और बेकाबू हो रही है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लगातार टीयर गैस के सेल छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किसानों के इस आंदोलन की वजह से दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को अब सील कर दिया गया है। और ये बात हमारे दर्शकों को भी आज नोट करनी चाहिए। हमारे जो दर्शक एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली और एनसीआर में, जो दर्शक हरियाणा और पंजाब में भी रहते हैं और दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं, ये खबर जरा ध्यान से देख लें। अब यहां पर दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं वहां पर बैरिकेडिंग करके भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और इसकी वजह से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम इस समय लगे हुए हैं। और कालिंदी कुंज पर लगा ट्रैफिक जैम तो इस समय 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। इसलिए जो लोग दिल्ली से पंजाब, हरियाणा या राजस्थान जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई काम है वहां पर, आपका कोई कार्यक्रम है जाने का, या जो लोग इन राज्यों से दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि ज्यादातर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा होने की वजह से आप भीषण ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं। इसलिए दिल्ली में सोच समझकर ही प्रवेश कीजिए। आसपास के राज्यों से अगर आप आ रहे हैं और अगर आप इन राज्यों में जा रहे हैं जैसे पंजाब और हरियाणा, तो भी सोच समझ कर ही जाइए। अगर बहुत जरूरी काम है तभी घर से निकलिए, वरना थोड़े दिन रुक जाइए। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनका इस समय ये हाल है। आज दिन भर इस तरह के ट्रैफिक जैम्स दिल्ली और आसपास की सड़कों पर देखने को मिले। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ इस समय एक प्रदर्शन प्रधान देश भी बन चुका है। और दिल्ली दुनिया में विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी राजधानी बन गई है, जहां प्रतिदिन औसतन 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, औसतन हर दिन दिल्ली में 23 विरोध प्रदर्शन होते हैं। वर्ष 2023 में यानी पिछले साल दिल्ली में
2041 धरने हुए, 1627 विरोध प्रदर्शन हुए, 929 जुलूस निकाले गए, 172 रैलियां हुई और 107 बंद और भूख हड़तालें हुई। और वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में दिल्ली में 70% ज्यादा आंदोलन हुए। लेकिन फिर भी हमारे देश में अक्सर विपक्षी दल और एक तबका ये कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ गई है और लोगों में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि आप दिल्ली के लोगों के बारे में सोचिए। दिल्ली के लोगों ने वायु प्रदूषण के साथ साथ विरोध प्रदर्शनों की वजह से होने वाली समस्या के साथ भी अब एडजस्ट करना सीख लिया है, अब रहना सीख लिया है। और इतने सहनशील लोग आपको पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं मिलेंगे जितने सहनशील लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे। क्योंकि दिल्ली में हर दिन कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन, कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई धरना रहता है और हर दिन किसी ना किसी बात पर ऐसे ही ट्रैफिक जैम लगा रहता है। तो दिल्ली वालों के बारे में भी आज आपको सोचना चाहिए। और अब इस सवाल पर आते हैं कि यह किसान आंदोलन अब हो क्यों रहा है और इस आंदोलन की 12 प्रमुख मांगें क्या हैं। देखिए, आप दिन भर हिंसा की तस्वीरें देखते रहे, तोड़फोड़, संघर्ष की तस्वीरें देखते रहे, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इन किसानों की मांग क्या है। तो इनकी 12 मांगे हैं और मैं एक एक करके आपको सारी मांगे बताता हूं। पहली मांग है, सभी फसलों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए। एमएसपी जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, और एमएसपी का कॉन्सेप्ट एमआरपी के कॉन्सेप्ट जैसा ही होता है। जब आप सामान खरीदते हैं तो आपके सामान के पैकेट पर एक एमआरपी लिखा होता है और इसमें एमआरपी और एमएसपी लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसानों को यह गारंटी मिलेगी कि अगर बाजार में किसी भी वजह से उनकी फसलों की कीमतों में गिरावट आती है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी फसलों की खरीद एक न्यूनतम कीमत पर की जाएगी, जिसे एमएसपी कहते हैं। अभी हमारे देश में सिर्फ 22 फसलों की खरीद ही एमएसपी के तहत होती है, इसलिए किसान चाहते हैं कि अब उन्हें एमएसपी की यह गारंटी सभी फसलों पर मिलनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर एक राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। यह डिमांड नंबर 1 है, सबसे बड़ी मांग तो यही है। हालांकि यह बात थोड़ी सी अजीब भी है कि पंजाब के जो किसान एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं किसानों को देश में एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ अभी मिलता है। वर्ष 2020 में रबी की जिन फसलों को सरकार ने एमएसपी पर खरीदा, उससे 43,33,000 किसानों को लाभ मिला था और इनमें से सबसे ज्यादा 10.5 लाख किसान पंजाब से थे और 7,80,000 किसान हरियाणा से थे। यानी देश में एमएसपी का लाभ जिन किसानों को मिला, उनमें से 42% किसान अकेले पंजाब और हरियाणा से थे। लेकिन आज पंजाब के ही किसान एमएसपी को लेकर यह आंदोलन भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना व्यवहारिक नहीं है। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका यह कहना है, क्योंकि अगर किसी फसल की गुणवत्ता यानी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन सरकार ने उसका एमएसपी तय किया है, तो उस खराब क्वालिटी की फसल को भी एमएसपी पर खरीदने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। और अगर सरकार ने ऐसा कर भी लिया तब भी बाजार में लोग इस खराब गुणवत्ता की फसल को कभी खरीदेंगे नहीं। और इसीलिए अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट मानते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की व्यवस्था को लागू करना शायद व्यवहारिक नहीं होगा देश के लिए। एमएसपी मुख्य रूप से धान और अनाज की फसलों पर लागू होता है और सरकार जब फसलों की एमएसपी तय करती है तो उसका उद्देश्य यही होता है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी। लेकिन अभी समस्या यह है कि हमारे देश में सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता और इसीलिए एमएसपी के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एक्सपर्ट्स व्यवहारिक नहीं मानते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी पहली गारंटी का ऐलान किया है और कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो देश के 15 करोड़ किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू जरूर करेगी। तो यह राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों की इस मांग को मान लेगी और एमएसपी का कानून लागू कर देगी। ये बहुत बड़ा वादा है देश के किसानों के लिए राहुल गांधी का और उन्होंने बिल्कुल सही समय पर आज ये ऐलान कर दिया।
और वो ये भी कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी लागू कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आई थी। यह आज या कल की रिपोर्ट नहीं है, 2006 में आई थी। और तब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। लेकिन 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद वर्ष 2014 तक, यानी लगभग 8 साल तक यूपीए की सरकार ने कभी भी इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं किया। उनके पास 8 साल का वक्त था। लेकिन अब वही राहुल गांधी ये गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में अगर आई तो सबसे पहले एमएसपी की गारंटी को ही देश में लागू करेंगे। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इस आंदोलन की दूसरी बड़ी मांग पूर्ण कर्जा माफी की है, जिसमें किसान चाहते हैं कि सरकार देश भर के किसानों का सारा के सारा कर्ज माफ कर दे। नेशनल सैंपल सर्वे का वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रत्येक किसान पर औसतन 74,100 रुपए का कर्ज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में किसानों पर सबसे कम कर्ज है उनमें पंजाब और हरियाणा दोनों आते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्ण कर्ज माफी की मांग अभी पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 93%, तेलंगाना में 91%, ओडिशा में 61%, राजस्थान में 60%, पंजाब में 54.4% और हरियाणा के 47.5% किसान परिवार आज भी कर्जे में डूबे हुए हैं। किसानों की तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। वो चाहते हैं कि देश में बिना उनकी लिखित सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण गैर कानूनी हो, और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है तो फिर उन्हें सरकारी दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिले। चौथी मांग है अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले अपराधियों को कठोर सजा दी जाए। पांचवी मांग है भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से अलग हो जाए और WTO के साथ होने वाले सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रद्द कर दिए जाए। छठी मांग है किसानों और मजदूरों के लिए सरकार एक नई पेंशन स्कीम की शुरुआत करे, जिसके तहत सभी किसानों को 60 साल से ऊपर हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, यानी हर किसान को 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिले। सातवीं मांग है 2020 और 21 के किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों को मुआवजा दिया जाए और मृतक किसानों के परिवारों से एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी मिले। आठवीं मांग बिजली संशोधन विधेयक 2020 को समाप्त किया जाए, जिसके तहत किसान बिजली दरों में मिलने वाली सब्सिडी का मुद्दा उठा रहे हैं। नौवीं मांग मनरेगा योजना के तहत हर साल मजदूरों को 100 की बजाय 200 दिन रोजगार की गारंटी हो और दैनिक मजदूरी को भी, यानी रोज की जो मजदूरी है उसे बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन किया जाए। 10वीं मांग नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो। और 11वीं मांग मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। और 12वीं मांग है जल, जंगल और जमीन पर मूल निवासियों और आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित हो। ये 12 मांगें इस समय किसान कर रहे हैं।